सो हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज ये आपका 11th टॉपिक है रोल ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, रोल ऑफ आरबीआई, जो आपका अभी न्यू ऐड हुआ है आपके इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। जो आपको पता है आपके 10 मार्क्स कंसिस्ट करता है जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के। इससे पहले 10 टॉपिक जो हैं वो मैं कवर करवा चुका हूँ वन बाय वन। उसमें कुछ नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं वो भी मैं कवर करवा चुका हूँ, जैसे आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हो गया। इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ। इस चैनल पे आप विजिट करें, आपको वहाँ पे जाके ये सभी टॉपिक्स जो हैं मिल जाएंगे। और मैं एक चीज़ बता दूँ, इन सभी टॉपिक्स के जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने हैंडमेड नोट्स जो हैं वो भी अवेलेबल जो हैं करवाए हुए हैं। आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी वाया वीडियो, मैंने आपको वो प्रोवाइड करवाए हैं। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उनके आपको लिंक मिल जाएंगे, ईजिली आप उनको अवेल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक है रोल ऑफ आरबीआई, यानी रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसकी, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम चीज़ पढ़ेंगे जो आपको आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे रोल ऑफ आरबीआई। इसके अलावा कोई इसके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि आपको इसका पूरा बैकग्राउंड और सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही बैकग्राउंड इसका पढ़ना है जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके कि ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, कब ये नेशनलाइज्ड हुआ, इसका क्या फंक्शन रोल है वो तो आपको पढ़ना ही है। और इसको कौन रेगुलेट करता है, ये किसके अंडर आता है, इस किस एक्ट के अंडर जो है ये नेशनलाइज्ड हुआ, इस्टेब्लिश्ड हुआ, ये सब और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसका याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेनली आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो पढ़ना है वो है रोल। इसका रोल कह लो, फंक्शन कह लो या ऑब्जेक्टिव कह लो, ये साइमल्टेनियसली जो है यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी बुक में रोल लिखा था तो मैंने वहाँ से रोल जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया। किसी बुक में इसका फंक्शंस दिए थे तो मैंने वहाँ से फंक्शंस लिए हैं, या आपके अलग अलग सोर्सेज से कहीं पे ऑब्जेक्टिव से तो ऑब्जेक्टिव, इन सबको कलेक्टिव करके मैंने आपका इस वाली स्लाइड में जो है आपको अवेलेबल करवाया है। इसका पूरा जो रोल है, रोल, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको कहीं पे लिखे हुए मिले तो इसका मतलब जो है साइमल्टेनियसली यूज़ किया जा सकता है, इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है आरबीआई के रेफरेंस में। इसके रोल, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस जो है नहीं है। अगर आपको कहीं पे फंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब रोल ही है, रिलेटिवली आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा है द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स institution of the monetary system which seeks to regulate the functioning of the commercial bank of a country। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है एक अपेक्स इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। अपेक्स का मतलब सुप्रीम, यानी सबसे बड़ा, जो कि मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट तो करता ही है। मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता ही है का मेरा मतलब ये है कि ये मॉनेटरी, यानी मैं जब भी मॉनेटरी टर्म यूज़ करता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी का मतलब है मनी के रिलेटेड। तो मॉनेटरी सिस्टम यानी मनी सप्लाई या मनी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रेगुलेट करना है, वो देखता है आरबीआई। आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है वो आप सबको पता है, हम वो टॉपिक कवर कर चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, बाया मॉनेटरी पॉलिसी वो रेगुलेट करता है किसको, मनी को, मनी सप्लाई को। सप्लाई और डिमांड जो मनी की है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको उसकी फंक्शनिंग करता है। वो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवाया हुआ है। तो वो भी एक जो है मेन फंक्शन रहेगा। हम आगे देखेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल जो है वो इसका एक मेन फंक्शन रहेगा, मेन रोल रहेगा किसका, सेंट्रल बैंक का, यानी आरबीआई का। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि ये फंक्शनिंग करता है किसकी, कमर्शियल बैंक्स की। अब आपको मैंने जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था मॉनेटरी पॉलिसी में तो मैंने बोला था कि एक सेंट्रल बैंक होता है, उसके अंडर में बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि आपका आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है और उसके अंडर में आपको दिख जाएंगे, जैसे आपका एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर बैंक है, जैसे आपका पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं जिनका पर्पस जो होता है वो पर्पस उनका रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर अर्निंग इनकम। ठीक है, लेकिन आरबीआई का ऐसा कुछ भी नहीं होता। आरबीआई जो है ये सिर्फ इसका मोटिव होता है वेलफेयर या फिर स्टेबिलिटी मेंटेन करना, किसमें, एक नेशन में, एक इकोनॉमी में, मनी की स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी। ये तो बहरहाल हम आगे पढ़ेंगे ही कि क्या इसके रोल्स हैं, लेकिन मैं जनरल इंट्रोडक्शन में आपको ये बता रहा हूँ कि ये फंक्शनिंग करता है किसकी, रेगुलेट करता है फंक्शनिंग किसकी, आपके जितने भी इसके अंडर कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं, प्राइवेट हों या पब्लिक हों, सबकी ये क्या करेगा, उनको रेगुलेट करेगा, उनकी फंक्शनिंग करेगा। उसके बाद में लिखा है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बैंक
तो हर कंट्री में है, लेकिन जो हमारी कंट्री इंडिया में सेंट्रल बैंक है उसका जो नाम है वो है आरबीआई, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सेटअप हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, यानी इस्टेब्लिश हुआ था इन अकॉर्डेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। किस एक्ट के तहत? इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत, जो 1934 में पास हुआ था ये एक्ट, इसके तहत जो है इस्टेब्लिश हुआ ये 1 अप्रैल 1935 को। आगे और देखते हैं, लिखा है आरबीआई इज परमानेंटली सिचुएटेड इन मुंबई सिंस 1937। 1937 के बाद से ही आरबीआई जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है। मैं ऐसा कहूँ कि हेडक्वार्टर जो है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो मुंबई में आपको मिल जाएगा, ठीक है, मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, तो आपको ये आंसर करना है कि मुंबई में है। नेक्स्ट लिखा है रिजर्व बैंक इज फुल्ली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको कौन ऑपरेट करता है, इसका ऑनर कौन है, इसको किसने ऑन किया हुआ है, वो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा है द प्रीएम्बल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज। अब आपको पता है कि जो भी एक्ट होता है, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसका एक प्रीएम्बल है यानी फ्रंट पेज जो उसका है वो बताता है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट्री में क्या चीज़ हैं जो पूरी बुक में आपको मिलेंगी, उसका एक कंटेंट जो है आपको उसके प्रीएम्बल में मिल जाता है। इसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक प्रीएम्बल है जिसमें ये चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं जो कि उसके एक्ट में बताई गई हैं, यानी कि ये फंक्शन जो हैं ये रहेंगे आरबीआई के जो प्रीएम्बल में कहे गए हैं। वो क्या है? फर्स्ट है रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, ठीक है, रेगुलेटिंग द इशू ऑफ बैंक नोट्स। इसका सबसे फर्स्ट जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, रोल रहेगा कि ये इशू करेगा क्या, बैंक नोट्स। आपके जितने भी नोट्स होंगे उनको इशू करेगा। कौन से नोट्स को नहीं करेगा वो भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है मॉडर्नाइजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करेगा, फ्रेमवर्क करेगा, किसके लिए, जो भी इकोनॉमिक चैलेंज आ रहे हैं, यानी कभी प्राइस ऊपर जा रहा है, कभी प्राइस नीचे आ रहा है, कभी इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है, कभी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इकोनॉमी में, कभी डिप्रेशन आ रहा है, कभी रिसेशन आ रहा है। इस तरह की जो भी चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक के, उनको क्या करेगा ये, उनको मॉडर्नाइज करेगा, उनको हैंडल करेगा, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाएगा। उसके बाद एक जो पॉइंट बीच में है वो है सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी मनी की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा, किसमें, इंडिया में। ये प्रीएम्बल में मेंशन है, किसके प्रीएम्बल में, आरबीआई के, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द रिजर्व बैंक्स ऑपरेट आर गवर्न बाय आ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर है किसका, आरबीआई का। इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। आरबीआई इज होल्ड ऑपरेटेड विद आ 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। यानी इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश करती है, अपॉइंटेड करती है कि इनको 21 मेंबर्स होते हैं, इसके 21 मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। इसके अलावा जो है एक जो आपको इसमें मिलेगा वो बोर्ड ऑफ, इसमें जो 21 जो है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मिल जाएंगे। ये स्ट्रक्चर है आरबीआई का, ठीक है। इसमें लिखा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स एंड द मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इंडियन इकोनॉमी। पहले डिस्कस कर लिया हमने, ये करेंसी की प्रिंटिंग करता है, यानी नोट की प्रिंटिंग करता है, नोट्स जो है वो छापता है, और क्या करता है, मैनेज करता है सप्लाई ऑफ मनी को, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में। उसके बाद लिखा इनिशियली द ऑनरशिप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द शेयर्स कैपिटल वाज इन द हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स। क्या लिखा है, ये बोल रहा है कि आरबीआई से पहले जितने भी शेयर्स ऑफ कैपिटल्स होते थे, यानी जितनी भी मनी की रेगुलेशन होती थी, वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथ में होती थी। वो उसको अपनी मर्जी से रेगुलेट कर सकते थे, कुछ भी उसकी सप्लाई रख सकते थे, कुछ भी इंटरेस्ट रेट रख सकते थे। लेकिन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ शेयर्स इन फ्यू हैंड्स आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। आपको ये हमेशा माइंड में रखना है, आरबीआई इस्टेब्लिश 1935 में हुआ, लेकिन नेशनलाइज जो है वो कब हुआ, 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से ही पूरी जो आपकी मनी सप्लाई की रेगुलेशन है वो किसके हाथ में चली गई, आरबीआई के हाथ में चली गई, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसको रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, ठीक है जी। ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी, किसकी, आपके आरबीआई की। अब हमें फंक्शंस पढ़ने हैं। फंक्शन क्या है, लो,
रोल कह लो या ऑब्जेक्टिव्स कह लो, इसमें मैंने सभी ऑलमोस्ट कवर किए हैं अलग अलग बुक से जितने भी हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका क्या रोल है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका क्या रोल है, अच्छा अलग अलग फील्ड्स में इसका क्या रोल है, वो पूरे आपको इस नोट्स में जो है मैं कवर किए हैं, आपको मिल जाएंगे। तो हम अभी शुरू करते हैं इसका रोल। ओके, जो फर्स्ट फंक्शन है इसका आरबीआई का, जो मेन फर्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फंक्शन है वो है इशू ऑफ नोट्स। अब रिज़र्व बैंक जो है वो क्या करता है, आपके नोट्स इशू करता है, प्रिंटिंग करता है किसकी, करेंसी की। आपकी जो करेंसी नोट है रुपये की, उसकी क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं ये कौन से नोट्स की प्रिंटिंग नहीं करता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा एक्सपेक्ट 1 रुपी नोट, जो कौन इशू करता है, आपका 1 रुपी नोट जो है और कॉइन्स जो है वो आपके इशू करता है कौन, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा जितने भी नोट्स हैं वो आरबीआई आपके जो है वो इस्टेब्लिश करेगा। पूरा यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है, फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। लिखा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई हैज़ अ मोनोपोली फॉर प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स इन द कंट्री। मोनोपोली है यानी इसके अलावा और किसी को भी राइट नहीं है कि वो प्रिंटिंग करे नोट्स की। वो मोनोपोली का मतलब है जो एक, मैंने आपको जब फार्म्स ऑफ मार्केट पढ़ाया उसमें बताया मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर हो। यहाँ पे इशू कौन कर रहा है नोट्स, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ आरबीआई। तो यानी उसकी मोनोपोली है किसके लिए, प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स। ओके, लेकिन ये किस बेसिस पे प्रिंटिंग करेगा नोट्स की, वो आपको जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई अपनी मर्जी से कितने भी नोट छापता रहेगा, इसकी जितनी मर्जी होगी इस तरह से सबके पास में मनी हो जाएगी। क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग करने से नोट्स की पॉवर्टी जो है, हमारी गरीबी जो है वो दूर हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने ज़्यादा प्रिंटिंग होंगे नोट्स की उतनी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और जिससे लेटर ऑन आपको क्या दिखेगा, फर्दर आपका इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगा। आपका पैसा तो आपके पास में बढ़ेगा, उसके साथ साथ में इन्फ्लेशन पैरेलल में आपका बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बनने का मतलब है कि जो सामान आपको पहले सस्ता मिल रहा था अब वो महंगा मिल रहा है, तो मनी की वैल्यू तो नहीं ना बढ़ी, मनी की सप्लाई ज़रूर बढ़ गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी आपके हाथ में है तो सही, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो भी उतनी की उतनी ही रही, क्योंकि प्राइसेस जो हैं आपके बढ़ गए। जो चीज़ आप 10 की ले रहे थे पहले वो आपकी 20 की मिल रही है। तो पहले आपके पास में 10 रुपये थे, अब 20 रुपये हैं, लेकिन वैल्यू तो सेम रही। आप वही चीज़ एक 10 रुपये में ले रहे थे, अब 20 रुपये में ले रहे हैं। तो इस तरह से ज़्यादा करेंसी जो है उसकी प्रिंटिंग से पॉवर्टी जो है वो दूर नहीं की जा सकती। ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है कि अगर गरीबी को दूर करना है तो आरबीआई चाहे तो कितने भी नोट प्रिंट करके सबको मनी की सप्लाई दे दे, सबके पास में पैसा जो है अवेलेबल करा दे। तो इससे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, जितने ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी अगर ज़्यादा, उससे इन्फ्लेशन राइज होगा। इन्फ्लेशन राइज होने से मनी की सप्लाई, मनी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। मनी की वैल्यू अगर सेम रही तो मनी की सप्लाई बनने से कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग आरबीआई जो है आपकी वो नोट जो है उसकी प्रिंटिंग करती है, इश्यू करती है नई करेंसी। वो क्या है, लिखा है सिंस 1957 के बाद से ही यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इट मेंटेन्स गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ 200 करोड़। यानी प्रिंटिंग नोट करने के लिए सबसे पहले आरबीआई के पास में कुछ रिजर्व होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, बोथ, कौन सा, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है किसी और वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको जानना है कि जो फॉरेन करेंसी आपके पास एज अ रिजर्व पड़ी होती है, ठीक है, वो होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और गोल्ड, ये इन दोनों की कितने, 200 करोड़ का आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्लस गोल्ड पड़ा होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट आपके पास 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए और जो रिमेनिंग बचा 75 करोड़ वो आपका क्या होना चाहिए, फॉरेन करेंसी आपके रिजर्व में होना चाहिए। उसको रिजर्व में रखने के बाद से ही आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग कर सकते हैं या नोट की प्रिंटिंग कर सकते हैं। इतना रिजर्व आपके पास में मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिख रहा है इसका सेकंड फंक्शन, वो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, यानी बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक इज एक्ट एज द बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। इट परफॉर्म ऑल द बैंकिंग फंक्शन ऑफ द स्टेट्स एंड सेंट्रल बैंक एंड इट आल्सो टेंडर्स यूजफुल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इट आल्सो मैनेज द पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे क्या लिखा है कि ये गवर्नमेंट के लिए एक एज अ बैंकर काम करता है। उसको जब भी गवर्नमेंट को मनी की ज़रूरत होगी, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी, ये लोन भी प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम और डेट मैनेजमेंट भी करता है। हम देखेंगे कि पर्टिकुलर आगे फंक्शन में आप देखोगे इसका एक फंक्शन है डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट का मतलब है उधार, डेट का मतलब होता है जो आपने उधार लिया होता है, जो बॉर्विंग्स की होती हैं, जितना भी हमारा कर्जा होता है उसकी मैनेजमेंट करता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट फंक्शन था।
नेक्स्ट आप देखोगे बैंकर्स बैंक, यानी हर बैंक के ऊपर ये एक सुप्रीम बैंक है, ये बैंकर्स बैंक है। द रिजर्व बैंक परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर द अदर कमर्शियल बैंक एज द अदर कमर्शियल बैंक ऑर्डिनरी परफॉर्म टू फॉर देयर कस्टमर्स। जैसे कमर्शियल बैंक्स हम कस्टमर्स के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह से जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो इन कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है एज अ सुप्रीम बैंक। सबसे बड़ा बैंक जो है वो आपका रहेगा कौन सा, कमर्शियल सेंट्रल बैंक, उसके नीचे कमर्शियल बैंक। और जैसे कमर्शियल बैंक हमें रेगुलेट करते हैं, हमारे लिए फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसी तरह से आरबीआई इनके लिए जो है एज अ बैंकर्स बैंक जो है परफॉर्म करता है फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखेगा कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, जिसको हम बोलेंगे क्रेडिट कंट्रोल, जो किससे होता है आप सबको पता है, मॉनेटरी पॉलिसी से। आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल जो है ये वाला है, ये है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट क्रिएशन जो है वो किसका रोल है, कमर्शियल बैंक का। आपको हमेशा माइंड में रखना है, क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है, कमर्शियल बैंक, और क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिजर्व बैंक अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक के थ्रू। क्यों कि डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा है कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, फिर उससे कंट्रोल होता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है ये, ठीक है। ये अपनी इंस्ट्रक्शंस किसको देखता है, कमर्शियल बैंक को, फिर कमर्शियल बैंक के वाया कमर्शियल बैंक क्रेडिट कंट्रोल होता है। किस तरह से हमने देखा था, बैंक रेट्स, रेपो रेट, CLR, SLR, ये सब देखे थे, ये सब से, इन्हीं सब चीज़ों से ये क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। यहाँ फर्दर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, दिस मेथड्स आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। हमने पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो टेक्निक्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगर आपने नहीं देखी, पूरा वीडियो अवेलेबल है और आपके सिलेबस में भी अलग से है वो मॉनेटरी पॉलिसी, अभी जो चैनल पे वो भी जरूर देखो आप जाके, ठीक है। उसके बाद इसके लिखा हुआ है, व्हेन आरबीआई ऑब्जर्व्स दैट मनी फ्लो हैज सफिशिएंट RBI observes that economy has a sufficient money supply, it has caused an inflationary situation in the country, then squeeze the money। जब इसको लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है तो ये मनी को स्क्वीज कर देता है, कम कर देता है। और इससे अपोजिट भी, जब उसको लगता है कि मनी सप्लाई कम है तो ये क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को ओपन कर देता है, मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, ठीक है। इस तरह से क्रेडिट कंट्रोल जो है कौन करता है, आरबीआई। कैसे करता है, मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी की पूरी वीडियो इस चैनल पे पड़ी हुई है, आपके टॉपिक, आपके सिलेबस में भी अलग से वो दी गई है, आप उसको ज़रूर देखें। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व जो हैं उनकी कस्टडियन करता है, यानी उनको देखता है, रेगुलेट करता है, फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल, ताकि वो स्टेबल रहें, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो हैं स्टेबल रहें, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। द रिजर्व बैंक बायज एंड सेल फॉरेन करेंसीज एंड आल्सो प्रोटेक्ट द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज फंड। अब क्या करता है, आरबीआई सेल द फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेन सप्लाई डिक्रीज, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आरबीआई क्या करता है, जो फॉरेन रिजर्व होते हैं हमारे पास में, फॉरेन रिजर्व मैंने आपको पहले ही बताया, जो फॉरेन की करेंसी हमारे पास में एक जगह पे पड़ी होती है, अलग अलग करेंसीज होती हैं हमारे पास डॉलर होगा, हमारे पास यूरो होगा, हमारे पास किसी और तरह का ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा, ठीक है। इस तरह से होंगे हमारे पास में पड़े हुए अलग अलग फॉरेन करेंसीज पड़ी होंगी। अब जब आरबीआई को, रिजर्व बैंक जो हमारा इंडिया, उसको लगेगा कि हमें ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, हमें इंडियन रूपी की ज़रूरत है, ठीक है, मनी सप्लाई हमारी कम होगी, तो वो जो उसके पास में फॉरेन रिजर्व पड़े होंगे वो उनको फॉरेन मार्केट में जो है सेल कर देगी और वहाँ से अपनी करेंसी जो है वो ले लेगी, जिससे क्या होगा, हमारे करेंसी में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। इस तरह से जो है स्टेबल रखती है क्या, फॉरेन रिजर्व्स को कौन, आरबीआई, ठीक है। इसका एक और रोल रहा। उसके बाद में नेक्स्ट में आपको दिख रहा है अदर रोल्स। दी आरबीआई परफॉर्म अ नंबर ऑफ अदर डेवलपमेंटल वर्क्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आरबीआई का जो रोल है वो मेनली क्या है, डेवलपमेंटल पर्पस है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसका रोल है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है आपके कमर्शियल बैंक्स के रोल हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, अर्निंग इनकम्स होता है, लेकिन जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, इसका रोल जो है वो डेवलपमेंटल होता है, वेलफेयर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, कंट्री को पूरा वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ को कैसे बूस्ट करना है, इन चीज़ों पे होता है। उसके बाद लिखा है दिस वर्क इंक्लूड्स द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस अरेंजिंग क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर। अब देखो ये क्या है, अब हमारे जो हैं हर बैंक जो है, अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे बैंक होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वो बैंक तो होते हैं लेकिन उनके जो फंक्शंस होते हैं वो कमर्शियल बैंक से अलग होते हैं। उसकी डेवलपमेंटल वर्क्स की जो एक एग्जांपल है आपका वो है नाबार्ड, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपका एक ऐसा बैंक होता है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है, हमें नहीं करता है, बैंक्स को करता है डायरेक्टली, ठीक है। क्या करेगा, उनको ये लोन प्रोवाइड करेगा, रूरल रीजनल बैंक्स होते हैं
मेनली इंडिविजुअल्स को भी करता है या फिर कंपनीज को करता है, उनको ये करता है, किसके लिए लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लोन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ जो फंक्शंस हैं जो रेगुलेट होते हैं किसके बारे, आरबीआई के थ्रू होते हैं, किसके लिए, डेवलपमेंटल पर्पस के लिए, ठीक है। इस तरह से इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, हालांकि वो है बैंक्स हैं लेकिन वो डिपॉजिट जो होते हैं दूसरे बैंकों की तरह वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनका रोल जो रहता है वो सिर्फ डेवलपमेंटल पर्पस रहता है और अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं होता उनका, ठीक है। इसी तरह से और आपको आईएमएफ इस तरह के जो दिख जाएंगे, वो अदर फंक्शन जो है वो भी आरबीआई जो है रेगुलेट करता है अपने अलग अलग एक्ट्स के थ्रू, ठीक है। ये अदर फंक्शन थे। इसके बाद में लिखा है कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स, ये मैंने दूसरी बुक से लिए हैं क्योंकि कुछ बुक से जो अभी आपको पहले डिस्कस किए वो मैंने एक बुक से किए थे जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, थ्योरी एंड पॉलिसी, आपको एस चांद पब्लिकेशन की मिल जाएगी, जिसको एच एल होजा जो उसके ऑथर हैं। उसके बाद ये वाली ऑब्जेक्टिव्स हुई तो मैंने दूसरी बुक से लिया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करके आपका मेंशन था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ऑब्जेक्टिव फंक्शंस या फिर आपके जो एम्स है या फिर आप उसको एम्स बोल सकते हो, रोल बोल सकते हो, वो इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन उसका कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रोल स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पे आरबीआई के रेफरेंस में रोल आप स्ट्रिक्टली जो है फॉलो नहीं कर सकते, आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और रोल्स को, ठीक है। तो अभी इसमें ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखे दिख रहे हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं जो मैंने दूसरी बुक से लिए हैं। यहाँ पे लिखा टू मैनेज द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री, जो हमने पहले कर लिया डिस्कस। मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद में है स्टेबलाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी, यानी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, यानी आपकी करेंसी की क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है, उसको ये स्टेबलाइज रखेगा। यानी रुपीज़ की आपको पता है इस टाइम आपका 1 रुपी इज इक्वल टू $74 चल रहा है, तो उसकी जो फ्लैक्चुएशन है उसको ये रेगुलेट करता है, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखा इस्टेब्लिश मॉनेटरी रिलेशन विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं आपको हमेशा याद होना चाहिए, आपका आईएमएफ हो गया, आपका डब्ल्यूटीओ हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। इस तरह के आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके साथ में हमारे मॉनेटरी रिलेशंस को ये मेंटेन रखता है, बनाए रखता है, ठीक है। जितने भी मॉनेटरी टर्म्स में हमारी जो भी ट्रांजेक्शंस होती हैं किसके साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस के साथ में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में, वो पूरा कौन परफॉर्म करता है, हमारा आरबीआई करता है, ठीक है जी, हमारा सेंट्रल बैंक करता है। उसके बाद देखा टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, हमारी करेंसी की कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है फॉरेन मार्केट में, उस चीज़ को ये इंटरनेशनली जो है क्या करता है, मेंटेन रखता है। प्रीएम्बल जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखा है द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन द डेवलपमेंटिंग इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। कैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर इसका रोल है वो हमें देखना है। आपको पता है आपका डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। इंडिया हमारी मेनली अभी मानी जा रही है कि डेवलपिंग कंट्री है, बहुत जल्दी हम इसको पार करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। 2.9 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, 2.9 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। मैंने आपको डिस्कस ये जब जीडीपी वाला टॉपिक पढ़ाया है नेशनल इनकम पे बताया है, अगर वो नहीं देखा आपने वो भी ज़रूर देखें। तो हमारी इकोनॉमी जो है एक डेवलपिंग इकोनॉमी मानी जाती है, यानी हम डेवलप की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम उस पाथ से अभी जा रहे हैं, लेकिन हम ग्रोथ को अभी हमने टच नहीं किया है, हम डेवलपिंग स्टेज पर हैं। उस डेवलपिंग इकोनॉमी में भी जो हमारा ये आरबीआई है इसका कुछ अलग से फंक्शन रहते हैं, अलग से रोल रहते हैं। वो क्या है, वो है द सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग इकोनॉमी परफॉर्म बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। दो तरह के होते हैं। ट्रेडिशनल हमने देख लिया है, जो भी ट्रेडिशनल हमने ऊपर जो भी डिस्कस किए हैं वो सभी ट्रेडिशनल जो है, ठीक है। लिखा है द प्रिंसिपल ट्रेडिशनल फंक्शन परफॉर्म इट आर द मोनोपोली फॉर नोट इशू, जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं सब हैं। बट ऑल दिस फंक्शंस आर रिलेटेड टू द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ फॉर हेल्पिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन उसने बोला है ये सारे फंक्शंस किसके रिलेटेड हैं, फॉर मोस्ट फंक्शन ऑफ द डेवलपिंग इन द हेल्पिंग द डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी हमने ये पढ़े ये सारे जो फंक्शन हैं, यही फंक्शन जो है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एक आरबीआई के होते हैं जो उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लिखा है द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिखा है द सेंट्रल बैंक इन अ डेवलपिंग कंट्री एम एट द प्रमोटिंग एंड मेंटेनेंस द राइजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखो डेवलपिंग कंट्री में लाइक इंडिया, इसमें जो मेनली रोल रहता है किसका, सेंट्रल बैंक का, वो रहता है कि प्रोडक्शन को राइज किया जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, रियल इनकम लोगों की बढ़ाई जाए। रियल इनकम क्या होती है मैं बताऊंगा आपको फिर किसी लेक्चर में, आप अभी इतना याद रखिए, इनकम बढ़ाई जाए लोगों की, ठीक है। इनकम बढ़ाई जाए, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। ये कहाँ पे उसका मोटिव होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में फिजिकल पॉलिसी का क्या रोल है। उसमें आपका एक क्वेश्चन, उसमें एक आपका ऑप्शन था कि
कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, वही आपका राइट आंसर था। इसी तरह से इस बार भी आपको आ सकता है कि सेंट्रल बैंक का रोल डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे ये लिखा दिख जाए, प्रमोट एंड मेंटेन राइजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट और रियल इनकम इन द कंट्री, तो आपको ये देखना है कि ध्यान में रखना है इसका जो मेनली पर्पस होता है वो प्रोडक्शन बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, लोगों की इनकम को बढ़ाना। उसके बाद लिखा है द सेंट्रल बैंक इन अ मेजोरिटी ऑफ द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है। हर कंट्री में उन्होंने बोला कि हैव बीन गिवन वाइड पावर्स टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सच इकोनॉमीज, मतलब कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं किसको, सेंट्रल बैंक को, अलग अलग कंट्रीज़ में जितनी भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ताकि वो ग्रोथ जो है एक कंट्री की उसको प्रमोट कर सकें, ठीक है। दे देयरफॉर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन फॉरवर्ड दिस एंड, ठीक है, यानी इस तरह के और जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती हैं, जैसे क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने आपको बताया, आपका IMF फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपके बैंक्स भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, आपके पोस्ट ऑफिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये सब आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो RBI क्या करता है, इनको क्रिएट करता है और इनको एक्सपेंड भी करता है, यानी इनको बढ़ाता है, इनकी एक्सपेंशन करता है, इनका दायरा बढ़ाता है, इनकी लिमिट्स बढ़ाता है। यहाँ पे आपको नोट्स में दिखा हुआ मिल जाएगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको इसके मेन फंक्शन ही बता रहा हूँ, बीच में आप इसको रीड कर सकते हैं। PDF आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा इस लेक्चर के बाद में, ठीक है, लेक्चर 10th और इसका दोनों का मैं एक साथ में आपको PDF जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा ये दिख रहा है किस तरह से एक डेवलपिंग कंट्रीज में ये क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी की प्रॉपर एडजस्टमेंट रखता है, ठीक है जी। लिखा है सेंट्रल बैंक प्लेस an important role in bringing about a proper adjustment between demand for money and supply of money and imbalance between two is the reflecting in the price level, ठीक है। अगर इन दोनों में imbalance होगा डिमांड और सप्लाई में, तो कहाँ पे दिखेगा, प्राइस लेवल में दिखेगा। लेकिन प्राइस लेवल को क्या रखता है, स्टेबल रखता है कौन, RBI, ताकि इन दोनों में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहेगी। और शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई अगर होगी शॉर्टेज, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लीड करेगा किसको, इन्फ्लेशन को, ठीक है। मनी सप्लाई अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन को लीड कर देगा। एज इकोनॉमी डेवलप्स the demand for money is likely to be go up to the gradually monetizing and non-monetizing sector and increase in agriculture and industrial production and prices, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा है कि ये मनी और डिमांड सप्लाई जो है मनी की उसको मेंटेन रखता है, ताकि प्राइस लेवल इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन ना आए, एक सूटेबल जो प्राइस लेवल है वो मेंटेन रखने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है जी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है अ सूटेबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। RBI का एक और फंक्शन है, वो है कि एक सूटेबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो बनाता है एक नेशन के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होती है ना, ये डिफरेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक्स। आपकी हाई इंटरेस्ट रेट पॉलिसी भी हो सकती है, आपकी लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी भी हो सकती है। अब ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, हमारे जैसे इंडिया है, इनमें मेनली जो है आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रखी जाती है, ताकि जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ईजिली अवेल कर पाएँ किस चीज़ को, बैंक्स में से लोन को, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर आपके इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होंगे। क्यों, इंटरेस्ट रेट कम होने से बैंक्स में से ज़्यादा लोन लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कम होगी, और उसके बाद फर्दर अगर लोन ज़्यादा लिए जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस पूरे पर्टिकुलर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को कैसे, सूटेबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को रेगुलेट करता है RBI एक नेशन में। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखेगा डेट मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले बोला था डेट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल है किसका, RBI का। अब एक गवर्नमेंट जो है वो जब भी अपना बजट जो है वो अनाउंस करती है, जैसे आपकी 1 फरवरी है, आपको पता है 1 फरवरी को आपका बजट जो है वो अनाउंस किया जाता है हर नेशन इंडिया में। और अगर आपका वो जब बजट आपका अनाउंस किया जाता है तो उसमें ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है, या गवर्नमेंट कितना जो है अपनी पेमेंट्स जो है वो लेने वाली है, कितना एक्सपेक्ट करेगी और कितना वो क्या है रेवेन्यू जनरेट करेगी। इसी में वो बताती है कि उसका इस बार का फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है, यानी वो कितनी बोरविंग करेगी। अब गवर्नमेंट जब बोरविंग करती है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए
आरबीआई उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट की कोई डेट होती है उसकी मैनेजमेंट के लिए आरबीआई को आपको याद रखना है कि आरबीआई का उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरह से वो इसको परफॉर्म करता है वो आपको इन नोट्स में लिखा हुआ दिख जाएगा, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में अलग अलग बुक से जो है आपको यहाँ पे दिखाया है। क्रेडिट कंट्रोल पहले ही इस पे ऊपर बात कर चुके हैं, इसमें वापस बात करने की जरूरत नहीं है। ये रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अलग अलग बुक से आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, उसके बाद है सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स क्या होता है? बीओपी का मतलब है आपके जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही है ना दूसरे देशों के साथ में, दूसरे नेशंस के साथ में, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। यानी आपके एक्सपोर्ट्स कितने हो रहे हैं, इंपोर्ट कितने हो रहे हैं। एक्सपोर्ट्स अगर आपके ज़्यादा होंगे तो आपका फेवरेबल होता है, उसको सरप्लस बोलते हैं। लेकिन अगर आपके इंपोर्ट ज़्यादा होंगे यानी आप बाहर से चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं और आपके एक्सपोर्ट कम है, आपके यहाँ से कम जा रहे हैं, तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो उसको मेंटेन कैसे करना है, इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसका? आरबीआई का। यानी ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को, इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें आपके और तरह के ट्रेड आ जाएंगे। इसमें आपका कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। अगर आप, ये आपका टॉपिक नहीं है वैसे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी सॉल्व करता है कौन? आरबीआई। किस तरह से करता है वो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर इस टॉपिक को कंक्लूड करूँ मैं तो लिखा है दस द सेंट्रल बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू द वेरियस मेजर्स डिस्कस्ड अबव। एक आरबीआई, एक सेंट्रल बैंक, इंडिया के रेफरेंस में आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए? अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करनी है एक डेवलपिंग कंट्रीज में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और किस तरह से वो हमने ऊपर जो है सभी डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद लिखा है इट शुड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, help it attaining full employment of resources in overcoming balance of payment disequilibrium and stabilizing exchange rates। ये वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की। यहाँ बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों के माध्यम से, इन सब चीज़ों के थ्रू एक आरबीआई, एक सेंट्रल बैंक जो है नेशन का, वो प्रमोट करता है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, और प्राइस को स्टेबल रखने का काम करता है, इकोनॉमी को मेंटेन रखने का काम करता है आरबीआई। ये पूरे फंक्शन जो हैं अलग अलग बुक से मैं जो लिए थे वो आपके साथ में डिस्कस किए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। वीडियो जरूर लाइक किया करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें तब ताकि सबकी हेल्प हो सके। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी वाले जो भी आपको पता है, बहुत सारे लोग आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है आपको चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा एक ही मोटिव है कि सबकी हेल्प हो सके। तो इसलिए मैक्सिमम शेयर किया करें, सबकी हेल्प हो सके, इसलिए मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू सीरीज़ हर एक टॉपिक की बहुत जल्दी आएगी। टॉपिक जब भी सारे खत्म हो जाएंगे, 3 या 4 टॉपिक जो हैं हार्डली आपके वो बचे हैं, जब वो खत्म हो जाएंगे आपकी एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो मैं इस चैनल पर जल्दी स्टार्ट कर दूँगा। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू।